नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं विपुल सिंह। आपको बताऊंगा पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देश में घर, कार और सोने की जमकर बिक्री हो रही है, इससे सरकार को भी फायदा हो रहा है। त्योहारी सीजन में उपभोक्ता खर्च बढ़ने से अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपए रहा है। अप्रैल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। अप्रैल महीने में 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ था। वित्त वर्ष 2023-24 में औसत मासिक जीएसटी संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा है। नए महीने की शुरुआत में ही बैंकों ने कर्ज महंगा कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न अवधियों की लोन पर अपने एमसीएलआर को बढ़ाने की घोषणा की है। नई ब्याज दरें 1 नवंबर से प्रभावी हो चुकी हैं। अधिकांश उपभोक्ता लोन की ब्याज दर 1 साल वाली एमसीएलआर से लिंक होते हैं, इसलिए 1 साल वाली एमसीएलआर बढ़ने से उपभोक्ताओं के लिए होम, कार और पर्सनल लोन महंगा हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने सभी अवधि की एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। डॉलर के आगे भारतीय रुपया रिकॉर्ड कमजोर हो गया है। बुधवार को रुपया 9 पैसे टूटकर 83.33 प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ने और एशिया की विभिन्न मुद्राओं के कमजोर होने की चिंता से भारतीय रुपया कमजोर हुआ है। रुपए को और ज्यादा कमजोर होने से रोकने के लिए आरबीआई लगातार डॉलर की बिकवाली कर रहा है, लेकिन भू राजनीतिक चिंताओं की वजह से इसका सीमित फायदा हो रहा है। ऐसी आशंका है कि पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच मजबूत डॉलर के कारण रुपया अभी कुछ समय तक नकारात्मक धारणा के साथ कारोबार करेगा। अगला साल सैलरी इंक्रीमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। ग्लोबल एडवाइजरी फर्म WTW की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के दौरान भारत में कॉर्पोरेट सैलरी इंक्रीमेंट औसत 9.8% रहेगा। ये पिछले साल हुए इंक्रीमेंट की तुलना में कम होगा। 2023 में औसत सैलरी इंक्रीमेंट 10% था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आईटी इंडस्ट्री में सैलरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, मीडिया और गेमिंग जैसे सेक्टर्स में बेहतर वेतन वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। दूसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े सबको चौंका देंगे। दास ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार और कुछ शुरुआती संकेतों से मिले आंकड़ों को देखते हुए नवंबर के अंत में जारी होने वाले दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों से हर किसी को आश्चर्य होगा। दास ने कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताएं इस समय वैश्विक वृद्धि के लिए सबसे बड़ा जोखिम है, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में भारत इस चुनौती से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। इधर सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने भारतीय कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ विदेशी शेयर बाजारों में लिस्ट होने की अनुमति दे दी है। कॉर्पोरेट मंत्रालयों के मामले के मंत्रालय ने इस संबंध में कंपनी कानून के तहत संबंधित धारा को अधिसूचित कर दिया है। अभी स्थानीय कंपनियां विदेशों में अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद और ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद के जरिए लिस्ट की जाती हैं। भारतीय कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों में सीधे तौर पर लिस्ट कराने के नियमों को अभी भी अधिसूचित किया जाना बाकी है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 283 अंक गिरकर 63,591 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 90 अंक कमजोर होकर 19,000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे 18,989 अंक पर बंद हुआ। फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से भी बाजार में गिरावट देखने को मिली है। विदेशी निवेशकों ने मंगलवार को 696 करोड़ के शेयरों की बिकवाली की है। अक्टूबर महीने के अंदर 20,000 करोड़ से ज़्यादा विदेशी निवेशकों की बिकवाली हो चुकी है। क्या शेयर बाजार में अभी ये गिरावट गहराएगी, और या फिर आपके शेयरों से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो हर रोज़ दोपहर 1 बजे आप हमारे खास कार्यक्रम हेलो मनी नाइट में लाइव जुड़िए और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। इधर टीसीएस के बाद अब इन्फोसिस ने भी अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को खत्म करने का ऐलान किया है। इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया है। इन्फोसिस अब अपने कर्मचारियों को महीने में केवल 10 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देगी, यानी कर्मचारियों को अब बाकी दिन ऑफिस आकर के काम करना होगा। इससे पहले विप्रो, कैपजेमिनी और एल&टी माइंडट्री ने भी सप्ताह में 3 दिन ऑफिस आना अनिवार्य कर दिया है। इधर प्याज के बाद अब चीनी उत्पादन में भी गिरावट आने का अनुमान है। चीनी मिलों के संगठन इस्पा ने चालू मार्केटिंग सीजन के लिए ग्रॉस शुगर आउटपुट 9% गिरकर 337 लाख टन रहने का अनुमान जताया है। हालांकि इस्पा ने इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी कोटा का अनुमान नहीं बताया है।
पिछले अनुमान में एथेनॉल के लिए 41 लाख टन चीनी कोटा रखा गया था। ऐसे में 280 लाख टन उपभोक्ता खपत के मुकाबले केवल 296 लाख टन चीनी उपलब्ध होगी। कम उत्पादन की वजह से चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इधर इस बार देश में केवल चीनी ही नहीं बल्कि कपास का उत्पादन भी कम होगा। अल नीनो की वजह से कम बुआई होने से देश का कपास उत्पादन 2023-24 में 2 करोड़ 95 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे कम है। कपास की एक गांठ 170 किलोग्राम की होती है। CAI के मुताबिक 2023-24 के लिए कपास उत्पादन का अनुमान 2022-23 के 3 करोड़ 18 लाख गांठ की तुलना में करीब 7.5% कम है। CAI ने कहा 2008-9 के बाद इस साल भारतीय कपास की सबसे कम पैदावार होने वाली है। और अब चलते चलते देते हैं आपको IPO अपडेट। प्रोटीन इगाओ टेक्नोलॉजीज का 490 करोड़ रुपए का IPO 6 नवंबर को खुलेगा, जो कि 8 नवंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 3 नवंबर को बोली लगा सकेंगे। IPO विशुद्ध रूप से मौजूदा शेयर धारकों की बिक्री पेशकश पर आधारित होगा। OFS का आकार पहले निर्धारित 1.28 करोड़ इक्विटी शेयर से घटाकर 61.91 लाख शेयर कर दिया गया है। प्रोटीन इगाओ टेक्नोलॉजी भारत में प्रमुख रूप से आई समाधान कंपनियों में से एक है। और आपको इस IPO में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, इसके लिए हर रोज आप जुड़ जाइए 1:45 पे मनी 9 के खास सेगमेंट वाह क्या IPO में। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे कल होगी मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अब फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।